डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो मेरी और आपकी मुलाकात की जगह जिसका नाम है दूरदर्शन किसान, और इस मुलाकात को स्पेसिफिकली हम समझने की कोशिश करते हैं तो फिर मेरे पीछे लिखा है ना कुछ खास, क्या वो है सच के साथ। तो मंगलवार और गुरुवार को इसी कार्यक्रम के जरिए मैं और आप रूबरू होते हैं, कुछ आपकी बातें सुनते हैं, कुछ हमारी बात कहते हैं, और इन बातों के बीच वो बातें करते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे आज मैं बात करने जा रहा हूं उसकी जिसने परंपरागत खेती का हाथ थामा है और बता दिया है कि किसान को कि अब जमाना थोड़ा सा बदल रहा है। अब बैलों की खड़खड़ाहट या हल की गड़गड़ाहट के साथ एक क्लिक के जरिए बहुत कुछ बदलने की बारी आ गई है। बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो खेत से लेके बाजार तक की नब्ज टटोलने का काम कर रहा है, या फिर बोलूं बीज की सेहत से लेके मिट्टी से लेके और फिर फसल की कटाई तक सब कुछ तो आपको एआई बता रहा है। लेकिन ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कितना मुफीद है, कितना फायदे वाला है, और इसको जानना आपके लिए कितना जरूरी है, हमने सोचा आज इसी विषय पे आपसे बातचीत करेंगे। तो शाम की चाय मैं जानता हूं कि आपके हाथों में है, तो शाम की चाय के साथ इस कार्यक्रम को आपको जरूर देखना है। अगले 50 से 55 मिनट हमेशा की तरह इल्तिजा है आपसे कि रिजर्व रखिए मेरे लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए आज जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको जरूर जानना चाहिए। तो बदलती हुई फिजाओं में बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर जो बता रही है आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत खास है। आप जानते हैं मेरे शो की रवायत है कि डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद देश के नामचीन पैनलिस्ट मेरे शो का हिस्सा होते हैं जो आपको एक एक करके आपके मन के प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो फिर करना क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए, जल्द लौट रहा हूं। और हां, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच के साथ। भारत की धरती पर एक नई क्रांति की दस्तक उस वक्त महसूस हुई जब खेतों में पसीने के साथ जुड़ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुद्धिमत्ता से भरा साथ। एआई अब केवल मशीनों की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अन्नदाता के खेतों में भी अपना कमाल दिखा रहा है। ये कहानी है उस बदलाव की जो खेतों में चुपचाप दस्तक दे चुका है। ना हल की खड़खड़ाहट, ना बैलों की दौड़, अब आवाज है क्लिक की। अब साथी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत का किसान अब सिर्फ मेहनत कश नहीं, टेक स्मार्ट भी है। खेत में बीज बोने से पहले वो मिट्टी की रिपोर्ट देखता है मोबाइल पर। कब सिंचाई करनी है, कितनी करनी है, कहां कीटनाशक डालना है, सब कुछ तय होता है एआई की सलाह से। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, एक के बाद एक राज्य खेतों को लैस कर रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी से। अब खेत सिर्फ अन्न उगाते नहीं, डेटा भी पैदा करते हैं। अब खेतों में ड्रोन उड़ते हैं, खेत की सेहत मापते हैं, सैटेलाइट खेतों की निगरानी करते हैं, और एआई किसान को बताता है कब, क्या और कैसे बोना है। यह है न्यू इंडिया का न्यू एग्रीकल्चर। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये सम्मान है उस किसान के लिए जो हर दिन सूरज से पहले उठकर देश का पेट भरता है। अब वो अकेला नहीं, एआई उसके साथ है, और ये सब मुमकिन हुआ है केंद्र सरकार की ढेर सारी योजनाओं के जरिए। भारत का खेत अब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये भविष्य की प्रयोगशाला है, और उस प्रयोगशाला का वैज्ञानिक है हमारा किसान, और उसका सबसे बड़ा हथियार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेलंगाना के खम्मम जिले में सागु बागु परियोजना के तहत एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से मिर्च उत्पादक किसानों की आय में 100% का इजाफा हुआ है। 3 फसल चक्रों में उत्पादकता में 21% की वृद्धि, कीटनाशकों में 9% की कमी और उर्वरकों में 5% की कमी देखी गई। एआई की सफलता की कहानी यही नहीं रुकती। महाराष्ट्र के बारामती में प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स के तहत एआई आधारित तकनीकों ने 40% तक उत्पादन को बढ़ाया, 50% पानी की बचत की और 25% उर्वरक की खपत कम की।
एआई के इस्तेमाल से मिट्टी की नमी और मौसम के आधार पर सिंचाई का समय निर्धारित किया जाने लगा, जिससे पानी की भी बचत होने लगी। भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में की जा रही सारी कोशिश बता रही है कि अब भारत का किसान और उसकी खेती करने का अंदाज दोनों बदल रहे हैं। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एआई आधारित कृषि समाधानों के उपयोग से किसानों की आय में वृद्धि, लागत में कमी और पर्यावरणीय प्रभाव में सुधार हो रहा है, और किसान ये कैसे समझें कि ये बदलाव केवल तकनीकी नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में एक शानदार कदम है। तो इस रिपोर्ट के जरिए कुछ बातें हमने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए जानना और उससे ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। और इस कोशिश में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तारुफ में आपका कराता हूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर यादराम मीना, फॉर्मल एडिशनल कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है देवेंद्र शुक्ला, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अक्सर मेरे शो में आते हैं, आज भी एक बार शामिल हो रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। मेरे साथ प्रीति चौधरी जुड़ रही है, एआई उद्यमी है, बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं और खुल के सारी बातें करती हैं। स्वागत प्रीति आपका भी। कुलदीप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किसान है और सही तरीके से समझाएंगे कि किसान एआई को लेकर कितना कनेक्टेड महसूस कर रहा है। सर आपका भी स्वागत। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर यादराम मीना आप ही से। तो डॉक्टर मीना, कृषि के लिए क्रांति एक एआई के तौर पे कितने बड़े तौर पे आप देखते हैं और कैसे इसे परिभाषित करें और कितनी आपको ये प्रैक्टिकल नजर आती है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही प्रैक्टिकल नज़र आती है। अगर इसका महत्वपूर्ण अंग देखा जाए तो निश्चित तौर पर स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए हमारा जो एआई है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी हम लोग बोलते हैं, इसके बहुत सफल प्रयोग आपने अपनी रिपोर्ट में भी कई जगह का जिक्र किया है। तो निश्चित तौर पर वर्ल्ड वाइड अगर देखते हैं तो हम तो विश्व में भी इस पर काफ़ी काम चल रहा है, चर्चा चल रही है। और एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो हमारे पास संसाधन मौजूद हैं, चाहे पानी हो, हमारे पास जो ज़मीन जो जितनी है उतने में ही उन्हीं संसाधनों को अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यूज करते हैं तो बहुत कुछ सेव करते हुए, कम मतलब संसाधनों का उपयोग करते हुए अच्छी गुणवत्ता की ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और उसके लिए निश्चित तौर पर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसान को उसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है, उनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जब वो चालू करें इस कार्यक्रम को तो निश्चित तौर पर शुरू में थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हाँ, अगर देखा जाए कठिनाई की बात, तो आज भी हमारे ऐसे कुछ रिमोट एरियाज़ हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर कई तरह की समस्याएं भी इसको लागू करने में आती हैं, जैसे बिजली की निरंतर सप्लाई नहीं होना, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होना, या हमारे किसान बहुत से ऐसे हैं अभी बड़ी संख्या में जिनके पास स्मार्टफोन की उपलब्धता नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी समस्या कर सकती हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है आजकल, और उससे हम कम से कम लागत से कम संसाधनों से बहुत अच्छा क्वालिटी का जो हमारा प्रोड्यूस है, चाहे वो बागवानी के फल और सब्जियां हों या दूसरी फसलें हों, अच्छी गुणवत्ता की कम से कम संसाधनों से हम पैदा कर सकते हैं। और हमारे संसाधनों का पानी हो या खाद और फर्टिलाइज़र हों, उन सब का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी खेती किसानी में लागत भी कम हो जाती है। सरकार की तरफ से सर कोई स्पष्ट नीति, कोई निर्देश, किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया हो जो किसानों तक पहुंचाया जा रहा हो, या फिर जिसको पहुंचाया जाना अभी बाकी हो? जी, सरकार की तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तौर पर एक चालू की गई है स्कीम। उसको 2021 से 25 तक का वो रखा पीरियड, उसमें इन सभी बातों का ख्याल रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि उसके माध्यम से एक तो हमारा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है उसके माध्यम से। डिजिटल एग्रीकल्चर जो मिशन है उसी का पार्ट है। उसमें आपने देखा होगा ई किसान मित्रा जो एक चैटबॉट है, उसमें कोई भी किसानों की क्वेरी अगर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित हो, उनको पैसा मिल नहीं रहा है या पहले मिल रहा था बीच में रुक गया है, कोई भी उनकी क्वेरी हो तो बड़े स्मार्ट तरीके से वो चैट बोट है उसका रिप्लाई करती है। और कोशिश की जा रही है कि उसी तरीके का पैकेज दूसरे जो खेती की हमारे क्रियाकलाप हैं, चाहे संसाधनों के उपयोग की बात हो, वो सब उसमें लागू करने वाले हैं। ठीक है, कुलदीप जी मेरे साथ है। तो कुलदीप जी, एक आम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सुनने में इतना बड़ा सा शब्द लगता है, उसके साथ खुद को कितना कनेक्ट कर पा रहा है, और क्या वाकई इस स्मार्ट टेक्निक के साथ किसान भी इतना स्मार्ट है कि उसके लिए ये एक उपयोगी टेक्निक हो रही है? अभी इतना स्मार्ट तो नहीं है किसान कि जितना हमें टेक्नोलॉजी को उसके किसान के पास हमें ले जाना पड़ेगा और उसको जानना पड़ेगा, उसको जानकारी देनी पड़ेगी। क्योंकि किसान अपने दिल्ली के आसपास या उसके क्षेत्र के आसपास जितना पढ़ा लिखा किसान है वो तो भले ही उसको यूज कर पा रहा होगा जी, लेकिन अन्यथा दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे कि बताया डॉक्टर साहब ने, कि उसमें इतना जो है वो नहीं, वो उपलब्धता उसके पास सुविधाएं या इस प्रकार की नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने सुना, उस हिसाब से देखा इसको गहराई से, वो फायदेमंद बहुत है। अच्छा। किसान के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। और इसको जैसे पानी, हमें एक मोटी सी स्थिति में देखें कि पानी हम फसल में बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। कई बार हमें ट्यूबवेल को ऐसे ही छोड़ करके और पूरा जब तक खेत ना भर जाए तब तक उसको बंद नहीं करते, तो उसमें कितनी ज़रूरत थी फसल को, तो वो जानकारी उससे पानी की जैसे बचत होगी। और भी कई चीज़ें, जैसे फसल हमें पक करके तैयार हो रही है तो कब तैयार होगी, कब उसको हमने काटना है, कब निकालना है, तो उसके लिए भी हम कब निकालें, उसके साथ साथ मौसम की जानकारी हम मिल सकती है कि मौसम अगर 10-5 दिन के अंदर खराब होने वाला है तो उसको जल्दी निकाल लें। तो ये सारी चीजें जानकारी है, इससे जो है हमें काफी किसान को लाभ होगा। कुलदीप जी, जितनी बातें आपने बताई ना, ये तो गूगल में टाइप करके भी मुझे पता चल जाएंगी जी। लेकिन मैं कुलदीप जी का पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं, क्या आपने एआई टेक्निक को इस्तेमाल किया और ग्राउंड पे आपको कितना फायदा पहुंचा या पहुंच रहा है? अभी आपने नहीं किया, अभी तक बता सकते हैं? अभी तक जो है इतना हमें जानकारी जो है, केवल इतनी ही जानकारी है कि एआई एक टेक्नोलॉजी है और इसको हम इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने इस्तेमाल नहीं किया? अभी तक कोई इस्तेमाल इसमें नहीं किया। और आप दिल्ली के आसपास रहते हैं? जी सर, से सोचिए, अभी तो आप कहते हैं दिल्ली के आसपास के किसानों को सब कुछ पता होगा, तो ये स्थिति तो सर मतलब फिर एआई के सपने को लेकर हम जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं डेंट मारती है ना सर, फिर पूरी तरीके से बातिल। जब दिल्ली की स्थिति ये है, आप पैनल पे हैं, पढ़ के आप सारी चीजें बता दी, लेकिन अनुभव आपने नहीं किया अभी भी उसका। अनुभव तो केवल इतना ही हम उस पे इतना हम उसको देख सकते हैं कि अभी ये इतनी यहाँ हमारा खेत है और इस प्रकार से ये है, पूरी जानकारी उसमें अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। ठीक है, प्रीति मेरे साथ है। प्रीति, ये गैप असल में मैं समझना चाहता था, जो गैप निकल के भी सामने आया। सरकार का विजन बहुत दूर तक है, सरकार की कोशिशें बहुत दूर तक हैं और प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, कुलदीप जैसे किसान जो थोड़े से फॉरवर्ड भी हैं, दिल्ली के आसपास भी रहते हैं, वो कह रहे हैं मैंने सुना है। जब फायदा मैं पूछता हूं तो वो सारा बता रहे, लेकिन फायदा महसूस करना और सिर्फ सुनना, दोनों चीजों में फर्क है प्रीति, ये गैप तो बहुत बड़ा है। राइट। सो इसमें मैं कहना चाहूँगी, हमारी एंड कोइंसिडेंटली कुलदीप जी लास्ट पैनल में मेरे साथ थे, तो वहाँ पे हमने डिस्कशन यही रखा था कि हम केस स्टडी करेंगे इनके रीजन की। फर्स्ट कट ऑफ द केस स्टडी हमने किया। कल मैं बिल्कुल इनके क्षेत्र में थी, इनकी जगह पे थी, फर्स्ट हैंड मैंने वॉक थ्रू किया। इन्होंने मशरूम फार्म्स लगा रखे हैं एंड गौशाला से लेकर एक बहुत होलिस्टिक इकोसिस्टम इन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। हर चीज़ को डिजिटाइज करना, डिजिटल आईडी बनाना। देखिए, हमने कैडेस्टल जो हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, प्लॉट लेवल का डिमार्केशन, वो डेटाबेस हमारे पास तैयार है। उसको इंटीग्रेट करके अल्टीमेटली वो लेयर्स जिसे कहते हैं कि हाँ, वो रिसोर्सेज का कंट्रोल फार्मर को देना है। तो वो रिसोर्सेज का कंट्रोल फार्मर को देने तक का सफर अभी थोड़ा सा बाकी है। ये थोड़ा नहीं है तो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। नहीं, देखिए, जब डेटाबेस हमारे पास तैयार है, कल मैंने इनको फर्स्ट हैंड दिखाया, हमने कंजावला का पूरा स्टडी किया, उसमें अप्रोक्सीमेटली 5 विलेजेस हैं। टेक्नोलॉजी की आप ब्यूटी समझिए, मैंने रिमोटली पूरे कंजावला ब्लॉक का हमने असेसमेंट किया, उसमें कौन सा गांव है, कितने गांव हैं, गांव वाइज एग्रीकल्चर का स्प्रेड कितना है, क्रॉप कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रॉप कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, बट कौन सी क्रॉप कौन सी
ही है ये इंटेलिजेंस, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑनसेट होता है। एक बार सिस्टम को वो इंफॉर्मेशन चाहिए, क्रॉप लेवल का लेबल, अगर एक बार हमने मशीन को ये ट्रेन कर दिया पर्टिकुलर क्रॉप का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर या रिफ्लेक्टेंस ये है, वो डेटाबेस हमारा फाइनली स्टेबलाइज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। डेटाबेस जैसे ही फ्रीज हो जाएगा अल्टीमेटली उसका बस हमारे को एक्सेस ओपन करना है कुलदीप जी को। सो काफ़ी हद तक ये डेटाबेस पूरा रेडी हो गया है, असेसमेंट हमारे पास रेडी है, सैटेलाइट के डेटा की हमारे पास कॉन्टिन्यूटी है, ग्राउंड पे अगर कोई सेंसर चाहिए वो हम प्लांट कर सकते हैं कभी भी। सो जितना बैकग्राउंड वर्क था जो अल्टीमेटली एक मेगा वर्क है वो हमारे पास रेडी है। अल्टीमेट डिसीजन फार्मर तक ले जाने एआई को जनरेट करने का जो मोटिव है Yes. वो प्राइवेट कंपनीज को फायदा पहुंचाने भर नहीं है, डेफिनेटली वो किसान को फायदा पहुंचाने की है, उसके उत्पादन को बढ़ाने की है, लागत को कम करने की है, कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने की है। Right. आप डेटा जोड़ते रहिए, मैं मानता हूं मल्टीनेशनल कंपनी जो मर्जी करते रहिए, मेरे किसान को फायदा पहुंचना चाहिए ना। मैं तो बेसिक रूट की बात करता हूँ। कल इनके ब्लॉक में जाने का तात्पर्य ही ये था कि एक बार इनको टेक्नोलॉजी का एक लेआउट दिखाया जाए, दिखता कैसा है, अल्टीमेटली प्लॉट इनका डिजिटल प्लॉट दिखता कैसा है, टेक्नोलॉजी टर्म्स में ट्रांसलेट होके खेती को कैसे अल्टीमेटली रिलेट कितने करते हैं। किसानों से आपकी इंटरेक्शन हुई? मेरी अभी तक दिल्ली में इनसे हुई है और बाकी हमारे अलग क्षेत्र में राजस्थान में हमारी बहुत अच्छे किसानों दिल्ली में से सिर्फ मुलाकात एक है। किसान से आपकी इंटरेक्शन? हाँ जी हाँ, अभी एक किसान से नहीं कह मैम सकते। ये एक इतना कोई मेगा प्रोजेक्ट आप संभाल के बैठी है, क्या करेंगी उसका जब किसानों को ही नहीं बता रही हैं? तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ अल्टीमेटली एक किसान अल्टीमेटली इंटरफेस है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है जितने भी किसान कुलदीप जी से जुड़े हुए हैं। सो एक बार मैंने अभी कहा हमारे पास डेटाबेस वो 15 के 15 गांवों का है जो अल्टीमेटली कंजावला ब्लॉक में आते हैं। एक बार वो हर खेत का डेटाबेस डिजिटल हमारे पास रेडी हो गया तो कुलदीप जी को बस वो कन्वे करना है अपने क्षेत्र के सारे किसानों में, तो एक सेंट्रल वर्कशॉप जैसा लगा के हम कभी भी वो कन्वे कर सकते हैं। तो हमारा मोटिव अल्टीमेटली यही होता है। देखिए टेक्नोलॉजी तो कंपनीज अपने संभावित क्लाइंट ढूंढ रही है, ऐसे समझो, एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ रही है जिसके थ्रू वो सोल्यूशन एक पूरे ग्रुप तक ले जाया जा सके। यस, तो एक या तो वो एक प्रोग्रेसिव फार्मर हो सकता है उस क्षेत्र का, या तो वो एक एफपीओ हो सकता है या कोऑपरेटिव हो सकता है। ठीक है मैम, ठीक है। देवेंद्र जी भी मेरे साथ हैं। तो देवेंद्र सर, इस सारी चर्चा के बाद आपके पास आने का मकसद ये था कि मैं सारे पॉइंट्स को न्यूट्रली समझ पाऊं। सर, क्या वाकई हम एआई को लेकर जितने आशान्वित हैं उतने ही ग्राउंड पे क्लियर दिखाई दे रही तस्वीर? सरकार का विजन बहुत बड़ा है लेकिन उस विजन को पूरा करने में और एग्जीक्यूशन में आपको लगता है कि वो परफेक्शन अभी नहीं है हमारे पास? देखिए घनश्याम, इसको मैं एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा तो शायद बात आसानी से समझ आएगी। अभी कुछ समय पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन करके एक जो प्रक्रिया है वो गवर्नमेंट ने शुरू की। तो उसमें पहला स्टेप क्या था? उसमें पहला स्टेप ये था कि जिन भी लोगों के अकाउंट तक नहीं है, जो बैंकों से नहीं जुड़े हुए हैं, और ये बड़ी आबादी कौन सी थी? ये बड़ी आबादी वास्तव में ग्रामीण आबादी ही थी। इनमें महिलाओं का क्या कहते हैं प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा था। फिर इसमें जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो जब फाइनेंशियल इंक्लूजन ये एक संकल्पना आई तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये लिया गया कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया कि जिससे लोग बैंकों तक पहुंच सकें, ठीक, बैंकों के माध्यम से जुड़ सकें। ऐसे ही एआई, आप जो कह रहे हैं, एआई के लिए भी एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। दूसरी बात है कि जैसे प्रीति जी ने अभी कहा कि हमारे पास जो तैयारियां हैं वो इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें दोनों कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है। आपने जैसे अभी कहा कि कुलदीप जी दिल्ली से किसान है, तो मैं एक सिंपल लॉजिक, एक जर्नलिस्ट के तौर पे ये भी देखता हूँ कि दिल्ली के आसपास के किसान को हम कितने सही अर्थों में भारत का किसान मान सकते हैं, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में एक एग्जाम्पल दिया था वो बारामती का था। बारामती को कंट्री में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप कंट्री अपने भारत के इतिहास में महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, उसमें सबसे आगे के स्टेट में देखते हैं। तो सबसे मेन चीज ये है कि जैसे एआई को पहले तो उसका जो यूजर है वो तय बात है कि उसका सबसे बड़ा यूजर जो है वो किसान को होना है, एंड यूजर जो है वो किसान है। ठीक है। दूसरा है क्यों? क्योंकि वो खेतों में होना है। तीसरा है कि खेती जो है वो हम लगभग 1000 साल से देख रहे हैं, और एआई का जो अभी लाइफ स्पान है वो हम अपनी कंट्री में अगर देखें तो शायद वो कुछ दशकों पुराना है। तो अगर हम मोबाइल, जैसे अभी बहुत हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में शिफ्ट होना है, तो जैसे हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कैसे हम शिफ्ट हुए मोबाइल के थ्रू, कि पहले हम एक टेलीफोन को यूज करते थे,
लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ वॉइस के फॉर्म में थी। वो हम ना तो पिक्चर भेज सकते थे ना पिक्चर वॉइस का मिक्स था, ये इंटीग्रेशन किया गया। तो ऐसे एआई में अलग अलग टेक्निक्स का इंटीग्रेशन है। ऐसा नहीं है कि एआई जो है बिल्कुल नई चीज है, या ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल जो है वो पहले बहुत दशकों से। सबसे मेन चीज है कि जैसे उपग्रहों का यूज इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसानों को बड़े क्षेत्रों में मौसम और जलवायु से जुड़ी जानकारी के बारे में दिया जाता है। एआई उसका एक अगला स्टेप है। मतलब ये परंपरागत खेती का रिप्लेसमेंट अभी नहीं है। ये पूरी तरीके से परंपरागत खेती का रिप्लेसमेंट तो कतई हम इसे नहीं कह सकते। अभी हमें कम से कम 20 साल ऐसे लग जाएंगे, क्योंकि देखिए पहले तो आपको इंटरनेट की उपलब्धता, मोबाइल की उपलब्धता, मोबाइल लिटरेसी, खुद के लोगों की लिटरेसी, कई सारे देशों में जहां पे कि हम ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मूवमेंट बन चुका है, वहां पे सक्सेस स्टोरीज उस तरीके की आ रही हैं, इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज हमारे यहाँ भी आ रही हैं। लेकिन जहां मूवमेंट बन चुका है, जैसे हम इजराइल की बात करते हैं, तो इजराइल का लिटरेसी लेवल और हमारे लिटरेसी लेवल, हमारे किसान के कामकाज के तरीके, हमारे किसान की शैक्षणिक जो बैकग्राउंड है, हमारे किसान का जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है, इसमें फर्क है। तो दोनों को तुलना करके नहीं देखना। हाँ, ये बिल्कुल हमें ईमानदारी से स्वीकार करना होगा, हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि हम दिन ब दिन, जिसे कहते हैं कि बेहतर कदम जो है वो बढ़ा रहे हैं। सरकार का मोटिव जो है वो बड़ा क्लियर है कि वो इसको दो तरीके से लागू करना चाहती है। कि एक तो ये है कि एग्रीकल्चर का हमारे जो टोटल जीडीपी में जो योगदान है वो 5% का है, मतलब 5% का नहीं बल्कि 20% का है, 1/5वां हिस्सा है। और मैन पावर जो लगी हुई लगभग 1/3 के आसपास है। तो ये गैप जो है कि 33% लोग जो है सिर्फ जो है वो 1/5वें हिस्से का योगदान कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनेगा, ये देखने की चीज है। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और दूसरे पहलू जो एआई से कनेक्टेड है वो भी आज समझना जरूरी है। अच्छी अच्छी तस्वीर के साथ जो चुनौतियां हैं उनको भी आपके सामने लाने की कोशिश हमेशा से हमारी होती है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं और सच के साथ को आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए तौर पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर यात्रा मीना मेरे साथ हैं। डॉक्टर मीना, अभी हम जो चर्चा ब्रेक से पहले कर रहे थे उसके बाद उनमें सवाल ये भी आता है कि क्या इस एआई को थोड़ा और एक्सपेंड करने के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप जैसी चीज भी होनी चाहिए या प्राइवेट प्लेयर्स का भी यहाँ इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चाहिए, और अगर बढ़ रहा है तो सर किस तरीके से बढ़ रहा है? बिल्कुल, प्राइवेट पार्टनरशिप की जो आपने बात की ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा बृहद देश है जी, और खेती किसानी की अगर हम देखें तो रिमोट से रिमोट एरिया में खेती किसानी है। प्राइवेट सेक्टर जब तक आगे नहीं आएगा निश्चित तौर पर उस तेजी से जो हम सोच रहे हैं बढ़ नहीं सकते आगे। सरकार का प्रयास होता है योजनाएं बनाना, एक रास्ता दिखाना,
ये नहीं कि हर किसान के डोर स्टेप पर सरकार पहुंच जाए। प्राइवेट सेक्टर को आना बहुत ज़रूरी है और अभी भी बहुत से एग्री स्टार्टअप जो मोदी सरकार ने काफ़ी कोशिश की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स काम करें, तो काफ़ी एग्री स्टार्टअप इस साइड में काम कर रहे हैं। बहुत से मतलब फॉरेन में पढ़े हुए इंजीनियर्स, अच्छा, जो लैपटॉप में काम करने वाले, मोबाइल में सॉफ्टवेयर का काम करने वाले, ये सब लोग उसमें रुचि दिखा रहे हैं आजकल और उसी के माध्यम से वो खेती करने लगे हैं अभी। ये सब उन लोगों की सोच और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने स्कीम बना के इसको आगे लाने का जो किया है प्रयास। निश्चित तौर पर विदेशों में काफ़ी सालों से इजराइल का, जैसे शुक्ला जी ने जिक्र किया, इजराइल मुझे जाने का भी मौका मिला 1-2 बार। बहुत समय से बड़ा हाईटेक तरीके से वो कम से कम संसाधनों, कम से कम जमीन से हमसे कई गुना ज़्यादा पैदावारी लेते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स लेते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उनका आप देखेंगे। हम एग्जीबिशंस एंड प्रदर्शनियों में कई जगह पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, जनरली पोस्टर्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का डिस्प्ले होता है, वो पूरा लाइव होता है उनके यहाँ, जैसे खेत उठ के आ गया हो उसके प्रदर्शनी के मैदान में। अच्छा, पूरे ट्रेलर में लाइव सब कुछ। तो उस तरीके से लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, ट्रेंड हैं, वो सबके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल, स्मार्टफोन 10-15 साल पहले से भी उनके पास ये सब चीज़ें थी। हमारे यहाँ काफ़ी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो डेडिकेशन है लोगों का भी, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग हमारे बहुत सिंसियर हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे देश हर क्षेत्र में जो नागरिक हैं यहाँ के परचम लहराते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद पे कायम रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और सरकार रास्ता दिखाएगी, हम लोग प्रयास। तो सर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है सरकार का जो एआई में प्राइवेट प्लेयर्स के काम करने को प्रमाणित करती है, रिकॉग्नाइज करती है? निश्चित तौर पर सरकार जो भी स्कीम बनाती है उनमें प्रोविजन रखती है प्राइवेट सेक्टर के लोग आगे आए, उनको बुला के समय समय पर, क्योंकि मैं कृषि मंत्रालय में रहा हुआ हूँ, बिल्कुल इसीलिए पूछा मैंने। इस तरह के जो न्यू इनिशिएटिव जो नई नई चीजें हैं उनका जो लोग काम शुरू करते हैं उनको प्रेजेंटेशन देने का मंत्रालय में मंत्री जी के सामने, सचिवों के सामने वो रिपीटेडली प्रेजेंटेशन होते हैं, वो लोग उसको समझते हैं, उसके बेस पर एक स्कीम बनाई जाती है जिससे उनका इन्वॉल्वमेंट रहे और उस चीज़ को हम देश के एंड छोर तक उसको पहुंचाएं। जो इसके अल्टीमेट यूजर्स हैं हमारे किसान भाई या युवा, क्योंकि युवाओं की रुचि एग्रीकल्चर सेक्टर में तभी बढ़ सकती है जब हम उसको हाईटेक कर लेंगे। वो फावड़ा लेके या गेती लेके खेती नहीं करेगा और वो समय अभी आ गया है कि धीरे धीरे हमारे यूथ हैं वो भी इंटरेस्ट लेंगे। कम से कम संसाधन, कम से कम जमीन से भी कई लोग जो जागरूक है, साल में एक की जगह, जैसे आपने बारामती का भी बताया, एक की जगह 3-3 फसल ले रहे हैं। ठीक है। और जहाँ पानी मान लो 100% लग रहा है उसकी जगह 40 या 50% से काम कर रहे हैं। और रोबोटिक आजकल आपने देखा होगा, इवन हार्वेस्टिंग का काम, इस तरीके की मशीन और हाईली मैकेनाइज चीजें आ गई है कि बैठा हुआ बंदा मैनेज कर रहा है और सारा हार्वेस्टिंग से लेके पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, वो सब हाईटेक होता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी विश्व में कहीं भी विकसित होती है, धीरे धीरे वो सभी देशों में, चाहे पिछड़े देश हों, उनमें भी वो टेक्नोलॉजी जाती है। तो हमें पॉजिटिव रह के प्रयास करना है कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आपने आज बात की है उसका बेहतर उपयोग हो और हमारे पास जो भी संसाधन है उनका हम अगर अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, कम लागत से अच्छी गुणवत्ता के फल, सब्जियां और एग्रीकल्चर वो हम तैयार कर सकते हैं। और ये इस्तेमाल सिर्फ कागजों में भी ना हो रहा हो, किसानों तक भी पहुंचे, ये बड़ी कोशिश है। प्रीति मेरे साथ है। तो प्रीति, असल में जिस ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में, अगर दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है एआई को लेके, तो क्या वो पारदर्शिता है? क्योंकि आप तो खुद एआई उद्यमी है, तो आप समझती होंगी इस चीज को। डेफिनेटली अभी इंडिया एआई मिशन करके बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इसमें मीटी डिपार्टमेंट बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा है, जहाँ पे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अपस्केल कर रहे हैं। देखिए, जब एआई की बात आती है तो यहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हमारी लार्ज साइज डेटा प्रोसेसिंग की होनी चाहिए। और यहाँ पे डेटा हम बात कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग डेटा से लेकर सेंसर्स का डेटा, IoTs डेटा, सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड स्टेशंस का डेटा। सो ये सारी कैपेबिलिटीज ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती। यहाँ पे हम लोग अल्टीमेटली बात उस कस्प की कर रहे हैं, उस क्लाइमेक्स की कर रहे हैं, जहाँ पे ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ओवर द पीरियड ऑफ कपल ऑफ डेकेड्स वी कैन से, मतलब पिछले 10-20 सालों से हमने ये कैपेबिलिटीज डेवलप करी हैं। अल्टीमेटली हम स्टेज पर आए हैं जहाँ पे हम ये
इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेट्स ट्रेन आवर मशीन्स, इतना डेटा हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट का डेटा, इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड का डेटा, इन टर्म्स ऑफ सेंसर्स का डेटा, दैट लेट्स मेक आवर मशीन्स इंटेलिजेंट टू बेसिकली डराइव पैटर्न। अपनी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स पे हम फोकस कर रहे हैं आज की डेट में। सो एआई अल्टीमेटली एक वो फाइनल स्टेज है जहाँ पे हमारी डेटा रेडीनेस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस उस लेवल की है जहाँ पे हम एक इंटेलिजेंस क्रिएट करके वो रेंडर कर सकते हैं, वो डिप्लॉय कर सकते हैं एक फार्मर के एंड पे। सो अभी जैसे मीना सर ने कहा, गवर्नमेंट बहुत क्लोजली काम करती है एग्री स्टार्टअप्स के साथ। एग्री स्टार्टअप्स के साथ ही नहीं, इनफैक्ट गवर्नमेंट बहुत क्लोजली इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस से लेकर और फंड एक्सेस तक, ये बहुत क्लोज इकोसिस्टम और बहुत ही एक होलिस्टिक अप्रोच गवर्नमेंट की है, जहाँ पे न्यू कमर्स, अभी सर ने बोला इनफैक्ट मैं खुद IBM हांगकांग से आई हूँ, सो मेरे को स्टार्टिंग में यही लग रहा था कैसे अल्टीमेटली हमारी वो कैपिटल कैपेबिलिटी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी होगी जहां पे हम वो लार्ज साइज डेटा प्रोसेस करके सोल्यूशन अल्टीमेटली फार्मर के एंड तक डिप्लॉय कर पाएंगे। सो यहाँ पे एंड टू एंड जब से आपने शुरू किया अब तक का सफर कितनी सक्सेस मिली है प्रीति जी? एब्सोल्युटली, डेफिनेटली मैसिव सक्सेस आई कैन से, बिकॉज़ मैं आपके लिहाज से नहीं जानना चाहता, मैं किसान के लिहाज से जानना चाहता हूं। वही मैं बता रही हूँ। सो हमने अल्टीमेटली मेरा स्टार्टअप हम लोगों ने 2021 में एस्टेब्लिश किया एंड हम लोग फर्स्ट AI कंपनी प्राउडली से, एंड गवर्नमेंट फंडेड, RKVY फंडेड। सो वो सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए वो था, we got funded on AI in 2021, जो comparatively जब AI का ऑनसेट हो रहा था। Since then हम लोग ने फाउंडेशनल मॉडल की अगर बात करें, बेसिकली फाउंडेशनल मॉडल बोले तो एक लार्ज साइज डेटा प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट होती है, एल्गोरिथम होती है जो सैटेलाइट डेटा को प्रोसेस करके ऑन द गो रिजल्ट आपको दे सकती है, जो अभी आपने कहा फार्मर के लिहाज से। सो अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है, विच इज़ अवेलेबल है बिकॉज हमारा इंडियन सैटेलाइट्स का डेटा इतना है, और अभी तो सब कुछ लिबरल कर दिया गया इन टर्म्स ऑफ डेटा एक्सेस। हमारे NRSCs उस दिशा में काम कर रहे हैं, इसरो उस दिशा में काम कर रहा है, इन स्पेस उस दिशा में काम कर रहा है। सर अल्टीमेटली जो डेटा हमारे पास अमास हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है, जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हमने बिल्ड कर ली है, फार्मर के लेवल तक डिप्लॉय करने की बात आपने कही, तो जब तक अगर मेरे पास डेटाबेस ही रेडी नहीं है, वो एल्गोरिथम रेडी नहीं है, तो मैं फार्मर के एंड पर डिप्लॉय नहीं कर सकती। सो कल मैं अगर कुलदीप जी को वो केस स्टडी दिखा पाई तो उसका अल्टीमेटली बैक एंड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस कह लें आप, डेटाबेस एक्सेस कह लें, सैटेलाइट का डेटा, वो केस स्टडी हम लोग आज की डेट में विद इन आवर्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। अच्छा। किसी भी ब्लॉक में एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है, क्रॉप का स्टेटस क्या है, सोइंग से हार्वेस्ट तक की इंटेलिजेंस एट अ क्लिक ऑफ अ माउस आपको अवेलेबल। बस वो इसीलिए हो सकती है कि तो डेटा किस सोर्स से मिलता है? सैटेलाइट सोर्स से मिलता है। ये एक ऑप्शन है सिर्फ? नहीं, डेटा IoT सोर्सेस से भी मिलता है, डेटा हमारे को ड्रोन से भी मिलता है, डेटा हमारे को ऑथेंटिक कौन सा होता है सबसे ज्यादा प्रीति जी? रेजोल्यूशन का यहाँ पे एक मेंशन आएगा, टेक्नोलॉजी टर्म है। सो ड्रोन्स का डेटा बाय फार इज वन ऑफ द आइडियलिस्ट डेटा, मतलब बेस्ट डेटा होता है। ठीक है, देवेन जी मेरे साथ हैं। तो देवेन जी, अगर AI से मिला हुआ डेटा किसी तरह से गलत हो जाए और उसकी सूचना से किसान को बड़ा नुकसान हो जाए, तो सर फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करेंगे? ये आशंका, ये भ्रम क्योंकि लगातार किसानों के मन में है। देखिए, ये सवाल लगभग उसी तरीके का है कि अगर आपको एक बहुत शानदार सुरक्षित गाड़ी ऐसी दे दी गई जिसके लिए कहा गया कि बिल्कुल ये ड्राइवरलेस कार है और ऑटोमेटेड है, इसके एक्सीडेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक, और ये किसी भी परिस्थिति में अपने को बचा सकती है, लेकिन ठीक है, ये उस कार की खूबियां हो सकती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सड़क पे चलने वाली हर कार जो है वो उसी तरीके की हो। हम एक्सीडेंट, लेकिन सर मैं पहले से परंपरागत खेती कर रहा हूं ना, मुझे एक सेट मुनाफा मिलता है, और आप मुझे कह रहे हैं कि AI में आई है, तो मैं पूछूंगा कि अगर AI की इंफॉर्मेशन गलत हो गई तो फिर मेरे नुकसान की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तय सी बात है कि जब भी एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं कि ये पहली बार कोई इनोवेशन हो रहा है, जब भी हमने फार्म मशीनरीज के उपयोग किए हैं तो पहले तो ये समझा जाता रहा होगा कि हाँ, ये ट्रैक्टर जो है वो जो बैल हैं उनकी तुलना में बेहतर जो है वो कर भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि हम पिछले 100 या 150 सालों से जो किसान था वो बैलों के साथ ही अपना। नहीं सर, उसमें फिर भी ट्रैक्टर मुझे दिख रहा है खेत पे।
आप ही सोचिए ना, उस पे मुझे ट्रैक्टर फिर भी खेत पे दिख रहा है। अब एक सैटेलाइट की इमेज जो प्रीति जी समझाएंगी मुझको कि भी सैटेलाइट से मुझे इनपुट मिलेगा, मैं आपको समझा दूंगी, ये तस्वीर होगी, उस पर रिलाई करना एक ट्रैक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा और मुश्किल है सर। देखिए बिल्कुल मुश्किल है। जैसे अभी हमारे भारत देश में आप अगर जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत सारे बुजुर्गों को जो हमें लगता है कि वो 50 के दशक के होंगे, सही बात है, उनको ये भी समझाना कठिन है कि आदमी जो है चांद पे पहुंच गया है। क्योंकि उनको आज तक कोई नहीं दिखा कि यहाँ से कोई जहाज ऐसा जा रहा था जो आदमी को लेके चांद पे जा रहा था। तो ये जो आप चीज बता रहे हैं, बिहेवियरल जो चेंजेस हैं, इनको आने में बहुत समय लगेगा। और जब आपके हाथ में स्मार्टफोन आया था, बैंक की जब सुविधा इसको दी गई, जैसे मैंने अभी कहा कि पेटीएम और जो इस तरीके का एटीएम दिया गया, तो उसके भी मिसयूज हुए। वो आशंका उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या थी? देखिए अभी भी ये है कि बैंक जो ये कहता है कि जो मिसयूज हो रहा है, बैंक की अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये बैंक के एंड पे ही ये मिसयूज हुआ है। तो आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है कि आपका सवाल ये बिल्कुल जायज है कि अगर मैंने 300 बीघे में कोई खेती एआई के द्वारा सजेशन के तौर पे की, मैंने उसी तरीके का जो है वो पानी दिया, उसी तरीके की खाद दी, उसी तरीके का एनवायरनमेंट जनरेट किया, उसी तरीके की हार्वेस्टिंग की, इसके बावजूद भी मुझे फायदा नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? तो ये फायदा नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं नुकसान हो गया। इनिशियल फेज में ये हो सकता है कि कई बार ये रिपीटेटिव प्रोसेस है। देखिए खेती जो है वो रिपीटेटिव प्रोसेस है, इसमें मल्टी स्टेप होते हैं। कोई एक ऐसा स्टेप नहीं है कि आपने बस आज बीज बोया और कल जाके आप फलों को तोड़ लिया है। आज आपने बीज बोया, कल जाके फसल काटा, ये ऐसा नहीं होता। तो मल्टी स्टेप में, तो फिर ये कह रहा हूं कि जब टेक्नोलॉजी का जो इवोल्यूशन होगा, जैसे आप सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि हाँ यार बगल के किसान ने तो ये कर दिया, हम तो अभी 300 घर इस गांव में अभी भी ऐसे ही हैं, हम तो नहीं कर पाना है। लेकिन आपका एक भरोसा जगता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि कोई भी टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ कभी नहीं हो सकती। अकाउंटेबिलिटी की बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट को, देखिए कृषि अपने देश में केंद्र और राज्य दोनों ही प्रयास करते हैं इसके लिए, दोनों ही इसके लिए योजनाएं बनाते हैं, फंड करते हैं, रेगुलेशंस को ले आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का जो भाव है, और अभी भी किसानों का जो खासकर जो जिम्मेदारी का जो भाव है, वो प्राइवेट सेक्टर की तुलना पे सरकार पे ज्यादा होगा। सरकार को सबसे आगे अपने को रखना होगा। और ये भी तय बात है कि अगर टेक्नोलॉजी को आपको लोगों के बीच एडॉप्टेबिलिटी दिलानी है, मास लेवल पे एडॉप्टेबिलिटी दिलानी है, तो आपको सबसे पहले सरकार को ये बोझ उठाना पड़ेगा कि अगर नुकसान होगा तो हम खड़े हैं। तभी विश्वास बढ़ भी पाएगा। प्रीति, ट्रस्ट डेफिसिट कैसे दूर होगा? देखिए ट्रस्ट डेफिसिट, मैं एक आपको बहुत रियल टाइम, बहुत लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगी। बहुत बज़ है अभी कि हमने पाकिस्तान में स्ट्राइक करी, सॉरी थोड़ा सा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। जितना भी वो मिशन था वो पूरा सैटेलाइट इमेजरी ड्रिवन था। आप सोचिए तीनों डिफेंस फोर्सेस का एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मिशन था, बहुत कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी थी, एंड इट वाज एंटायरली रिमोटली प्लान्ड बेसिस सैटेलाइट, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट। ग्राउंड इंटेलिजेंस भी था बट बहुत लिमिटेड था। दूसरी, और जितने भी आज तक ऐसे मिशंस हुए हैं, ओसामा बिन लादेन का जो टारगेट था, टारगेट पिन पॉइंटेड टारगेट जो अल्टीमेटली स्ट्राइक था, दैट वाज ड्रिवन बाय हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी। इतने हाई स्टेक मिशंस अगर सैटेलाइट इमेजरी से ड्राइव हो रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से ड्राइव हो रहे हैं, तो किसान के लिए आई थिंक यहाँ पे मुझे नहीं लगता ट्रस्ट डेफिसिट का कोई भी सवाल है। दोनों चीजें आप एक ही मानती हैं? मैं एग्जैक्टली दोनों चीजें आप एक मानती हैं? मैं एक इसलिए मानती हूँ क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पॉइंट एक्यूरेट। मैडम, खेती करना, किसी खेत में उगाना और किसी को तबाह कर देना, दोनों अलग अलग चीज। मुझे पॉइंट एक्यूरेट इंटेलिजेंस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसान को पॉइंट एक्यूरेट इंटेलिजेंस देने की बात, इंटेलिजेंस की बात हो रही है। देखिए तबाह करना नहीं, उस पॉइंट एक्यूरेट इंटेलिजेंस को डराइव करना, अल्टीमेटली एक कोऑर्डिनेटेड डिवाइसेस लगा के, वो टेक्नोलॉजी सेटअप लगा के जो आपको पॉइंट एक्यूरेट इंटेलिजेंस दे दे। वो टेक्निक जो वहां पे यूज कर रहे हैं आप, उनका वो समझ रही है आईक्यू लेवल, और आप उनकी इंटेलिजेंस समझ रही हैं? सर मैं आप दोनों चीजें एक साथ कैसे? मैं मान रहा आपकी प्रिसाइज अटैक था, शानदार अटैक था, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, वो सारी चीजें बात हो गई, लेकिन अटैक में और खेत में कुछ बोने में मुझे तो फर्क समझ में आता है। हाँ, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये होगा, आपको इंटेलिजेंस की बात आपने कहा कि क्या रिस्क है उसमें, क्या वो इंटेलिजेंस मैं रिलाई कर सकता हूँ? नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगा,
नहीं मैडम, मैं रिस्क भी लूंगा, लेकिन आप मुझे बताएंगे मुझे नुकसान हो गया तो भाई आई विल पे फॉर यू। देखिए वो मेथोडोलॉजीज अल्टीमेटली जो ड्राइव कर रहे हैं वो बहुत हाई एंड कमिटीज हैं, वो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ड्राइव कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है क्रॉप यील्ड की, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग की। ठीक है। पॉइंट एक्यूरेट इंटेलिजेंस जो डराइव होके आ रही है उस वो मेथोडोलॉजीज डेवलप करने में मीना जी मेरे साथ हैं। हमारे एग्रीकल्चर टॉप टियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन पूसा से लेकर और IISCs तक, यू नो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ किसी की इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर रहा है जी। मतलब जो आशंका और भ्रम की स्थिति है वही इस कार्यक्रम का मोटिव है। मैं किसान के पर्सपेक्टिव पे सारी चीजें सोचता हूं, आप एक प्राइवेट कंपनी के लिहाज से मुझे समझा रही हैं। देवेंद्र सर प्लीज बोलिए, फिर मैं कुलदीप जी के पास जा रहा हूं। देखिए अभी भी जैसे अगर आप AI टेक्निक की बात करें तो वो सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे हो रही है? हाँ। सबसे ज्यादा देखिए वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, इसके बाद सर्विस सेक्टर, या दोनों को एक दूसरे के पैरेलल में करना है। सबसे कम कहाँ है? तो ये तय बात है कि वो तीसरा सेक्टर बचा है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर हमारे देश में ही नहीं दुनिया भर में अभी भी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की बात नहीं है। अभी भी इन्वायरमेंट से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावित होती है तो वो खेती है। आज भी अगर मानसून खराब हो जाता है या बेमौसम ओला पड़ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? तो ये तय बात है ना कि क्रॉप इंश्योरेंस करके जो स्कीम है वो गवर्नमेंट की मेजर फंडेड स्कीम है, ठीक है, जिसमें किसानों का भी कंट्रीब्यूशन है। फिर मैं उस पे आऊंगा तो सर और चीजें समझ में आ जाएंगी। किसान माथा पकड़ते रह जाता है, जितना नुकसान हुआ वो भी उसको नहीं मिल पाता। ऐसे केसेस भी आते हैं सर। दूसरी चीज ये है कि घनश्याम की सबसे मेन चीज ये है कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी तभी ज्यादातर मासेस में एडॉप्टेबिलिटी अपनी बना पाएगी जब वो क्रेडिबल हो। 100 में से 3 बार फेल जो अगर होगा तो ये गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। आप जैसे एक कहें कि बैंक में हम जब नोट गिनते थे अगर मुझे 2 करोड़ रुपए गिनने हो, ठीक है, तो हाथ से गिनते थे, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन वहां भी चूक होती थी। मशीन से गिनते हैं तो अब ऐसा होता है कि दिन भर में अगर 1000 क्लाइंट आए तो शायद किसी एक क्लाइंट के साथ ऐसा हो, लेकिन 9,999 जो क्लाइंट हैं 10,000 में से वो ऐसा होता है कि जो मशीन थी वो हमेशा सही बता रही है। ठीक है कुलदीप जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका सर। कुलदीप सर, ये सारी चर्चा सुन के किसान खुद को कहां खड़ा पाता है? दरअसल किसान जो है इतना जल्दी विश्वास करने वाला नहीं है जैसा कि हम चाह रहे थे कि बहुत ज्यादा एकदम से जो उसको विश्वास कर लेगा। ठीक है, वो उसको अपना जरूर लेगा, देखेगा उसको, लेकिन सेल्फ भी वो अपना अनुभव जो पीछे का उसका अनुभव रहा है वो खेत में जाकर के पर्सनली तौर से भी देखेगा। वो उतना नुकसान सहन नहीं कर पाता, क्योंकि कई बार उस किसान को फसल जैसे प्रकृति की आपदाएं आती हैं और इस प्रकार का जो उसको नुकसान होता है तो वो फिर भी इतना जागरूक रहता है कि कहीं ना कहीं वो उसको देखने का प्रयास करेगा कि भाई हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा इससे। जैसे कई बार हमें शुरू में मैंने 1-2 बार पहले भी बताया कि अच्छा कुलदीप जी, किसान को किस पे विश्वास नहीं है? सरकार की नीतियों पे या फिर उन नीतियों को लागू करने वाले जो निचली लेयर है उस पे विश्वास नहीं? विश्वास तो सब पे, लेकिन पहले किसान उसको यूज करके देखेगा तब उस पे विश्वास करता है पूरा। अच्छा, पहले जैसे खाद दिया सरकार ने, शुरू में जब आया खाद तो किसान गोली वाला खाद आया, तो किसान ने धीरे से उसको यूज नहीं किया था। फिर धीरे धीरे किसान ने उसको देख करके थोड़ा थोड़ा डालना शुरू किया। उसके बाद आज खाद का इतना ज्यादा प्रकोप बढ़ रहा है कि हम उसको छुड़वाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से भी हम धीरे ही पहले देखेंगे, हम सेल्फ भी उसकी स्टडी करते रहेंगे, देखेंगे उसको जाके खेत में जो पर्सनल हम अब तक देखते आ रहे हैं उसको भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, तब तो हमें प्रीति जी आएंगी समझाएंगी तो नहीं समझोगे जब तक खुद नहीं समझेंगे। अच्छा। उसको भी समझेंगे, उसको भी हम स्टडी करेंगे, देखेंगे। किसान इतना तो बेवकूफ नहीं रहा आज के दिन, पढ़ा लिखा किसान हो रहा है कि वो उसको भी देखेगा, उसमें साथ में अपना अनुभव, अपने पूर्वजों का जो अनुभव लिया है उसने, उसको भी साथ साथ देखते हुए तब वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इस चेंज के लिए किसान कितना तैयार है ये सबसे बड़ा सवाल है, और हमको कैसे समझाना होगा ये उससे बड़ी चुनौती है। सरकार का विजन बहुत शानदार, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन किस लेवल पे किया जा रहा है और कितने बड़े लेवल पे और होना चाहिए, यही समझना या समझाना हमारी कोशिश है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौट रहा हूं। अगला पड़ाव बहुत अहम है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता,
हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन बहुत रियलिस्टिक वे में, क्योंकि सभी खास मेहमान हर बात आपको समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मीना मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर मीना, ब्रेक से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें समझ आया कि किसान को भी इसमें भागीदार बनाने के लिए अभी बहुत सारे एफर्ट्स हैं। एक नया प्रयोग तो है, लेकिन उसके साथ ही कई चैलेंजेस भी हैं। सर, किसानों को ये AI टूल समझ में आ जाए, AI ऐप समझ में आ जाए, उपयोगिता समझ आ जाए, इसके लिए हमें और किस तरह की कोशिशें करनी होंगी या अभी हम ऑलरेडी कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है और मैंने हमारे साथी विशेषज्ञों की चर्चाएं सुनी। खासकर मैं ये बताना चाहूँगा कि किसानों के यहाँ सीधी कोई टेक्नोलॉजी नहीं पहुँचती। अनुसंधान के लिए हमारा जो देश है इसमें विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च नेटवर्क है। हमारे लगभग 150 के आसपास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं। 80 के आसपास हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं। राज्य सरकारों के रिसर्च स्टेशन हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसका पहले इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं सरकारी, इन पर उनका गहन अध्ययन किया जाता है। किसानों के यहाँ पहले टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, उनको प्रदर्शन करके दिखाया जाता है, किसानों को इनवाइट किया जाता है संस्थानों में, कृषि विश्वविद्यालयों में, और उनको प्रशिक्षण के साथ साथ प्रैक्टिकल मतलब कार्य करते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें देख के किसान उसका विश्वास करते हैं। कोई भी छोटी टेक्नोलॉजी हो, मैं बात बताना चाहूँगा ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर है। एक जमाने में इजराइल इंडो इजराइल प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ चल रहा था, पूसा में किसान दूर दराज से आते थे प्रशिक्षण के लिए। अभी जो हमारे बड़े बड़े महानगर हैं उनके आसपास, मैं राजस्थान का ही बताना चाहूँगा, जयपुर के आसपास जोबनेर साइड में, बस्सी साइड में इतने अच्छे हाईटेक मतलब ग्रीन हाउस, पॉली हाउस लगे हुए हैं और मतलब लाखों के रोजाना खीरे वहाँ से निकल के जाते हैं। 10-10, 20-20 गाड़ियाँ जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर वो टेक्नोलॉजी है, उसको समझने के लिए किसान के यहाँ कभी सरकार कोई एक्सपेरिमेंट वैसे नहीं करती कि किसान को उसमें धोखा मिल जाए, किसान को उसमें कोई नुकसान हो जाए। पहले सरकारी संस्थानों में, कृषि विश्वविद्यालयों में, रिसर्च स्टेशन पर पूरा प्रशिक्षण वो टेस्टिंग करके उसके बाद में टेक्नोलॉजी को आउटलेट किया जाता है, किसानों को दिया जाता है। और किसान भी हमारे जब तक को कार्य करके नहीं देख लें, मतलब कार्य करते हुए प्रशिक्षण लेते हैं और तब उसको वो अपनाते हैं, सीधे तौर पर नहीं अपनाते। छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी हो, शुरू में उनको डाउट रहता है निश्चित तौर पर। और ये जो हाईटेक चीज़ें हैं उनको इमीडिएट किसान क्यों बहुत ज़्यादा अभी भी शिक्षा का किसानों के स्तर पर अगर देखा जाए काफ़ी अभाव है। लेकिन बच्चे रिमोट एरिया में भी किसानों के भी आजकल स्मार्ट हो रहे हैं, वो अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। किसान कर्ज लेके भी अपने बच्चों को आसपास के शहरों में पढ़ने भेजता है। लेकिन वो बच्चे खेती कर रहे हैं? खेती नहीं कर रहे, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बच्चे बहुत अवेयर हैं। मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आज विश्व में कहीं भी कोई भी प्रगति हो रही है किसी चीज़ की, तो हम लोग भी दूरदर्शन और ये जो मीडिया है इसके माध्यम से उसको समझते हैं, देखते हैं, फिर परख के हम उसको अपनाते हैं। ये कार्यक्रम भी जो आज हमने आयोजित किया है, ये भी इसीलिए किया है कि इन सब कार्यक्रमों से, डिस्कशंस से लोगों में विश्वास बैठता है, जानकारी मिलती है और धीरे धीरे करके, मतलब इसमें टाइम लगता है, जैसे शुक्ला जी ने कहा 10 साल 15 साल लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो बढ़िया चीज़ है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिससे जनमानस को फ़ायदा होना है, निश्चित तौर पर वो किसान के खेत पर भी पहुंचेगी और सारे लोगों को, जनता को उसका
लाभ मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है सर, हम भी ऐसे ही मानते हैं सर। और प्रीति भी हमारे साथ है। प्रीति, क्या एआई से अगर कोई दिक्कत हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो उसके समाधान के लिए किसी तरह का कोई सिस्टम हमने डेवलप किया है कि भाई चलिए मेरे खेत में नुकसान हो गया एआई से, तो एआई से मैं उसे दुरुस्त भी करवा दूं? देखिए, एक डिजी यात्रा आई एम श्योर आपने यूज़ करी होगी, आप सबने यूज़ करी होगी, फेशियल रिकग्निशन। तो उसका कुछ कुछ एपिसोड्स जब वो डिप्लॉय हुई थी, कुछ ऐसे हुए थे, रॉन्ग रिकग्निशन एटसेट्रा। कोई भी टूल, आई मीन बेसिकली जहाँ पे मशीन लर्निंग, जहाँ पे जो काम अभी तक ह्यूमन कर रहा था वो मशीन ने रिप्लेस कर दिया। इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। हम डे 1 से 100% एक्यूरेसी वी कैन नॉट। सो वो क्लॉज, जब कोई भी टेक्नोलॉजी, आई मीन एआई अल्टीमेटली एक सॉफ्टवेयर है, एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डिप्लॉय होती है, तो एज अ प्राइवेट प्लेयर जो उसको डिप्लॉय कर रहा है, हम लोग एक उसमें क्लॉज रखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, और लेट्स से इतनी % एक्यूरेसी। इंश्योरेंस एक माध्यम हो सकता है ऑफ कोर्स टू मिटिगेट द रिस्क। लेट्स से अगर कुछ कोई एरर हो गई या कुछ डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रेडिक्शन, अल्टीमेटली इट्स अ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जिसमें हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे एक एल्गोरिदम काम करती है, एंड दैट गिव्स यू। इंश्योर ये करने की कोशिश करते हैं हम लोग 95+% उसकी एक्यूरेसी रहे। और एज सच इंस्टेंट डैमेज एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में कुछ नहीं होगा। लेट्स से पेस्टल अटैक अगर उसने डिटेक्ट करना है, इट कैन फेयरली से यस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके पेस्टल अटैक फंगल अटैक होने वाला है, तो आप ये क्रॉप प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगा लीजिए। मान लिया अगर किसान ने लगा ली तो वो एक बहुत ही मेजर्ड डोज लगाएगा, ऐसा नहीं होगा कि फसल एकदम से जल गई, राइट, या एकदम इंस्टेंट डैमेज। सो अगर डैमेज हो भी जाता है, एरर मार्जिन उतना है दैट इट कैन अब्जॉर्ब, वो होगा जो। एंड इन केस लेट्स से बहुत एक्सट्रीम एरर मार्जिन है, और ऐसा एब्रप्ट होगा नहीं, जैसा कि अभी मीना सर ने बताया, और मैंने भी पहले आपको ये हाईलाइट किया था। कोई भी टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली किसान को ले जाने से पहले उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रिसर्च, उसकी रेडीनेस लेवल। लेकिन प्रीति, आप जब किसानों को मिलती हैं और ये टेक्निक समझाती हैं, तो क्या समझाती हैं? क्योंकि मेरी जितनी समझ है, कोई भी चीज या तो डर से लोग समझते हैं या फिर उसका ख्वाब दिखा के, यानी तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं बन पाओगे, अगर पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे। तो आप क्या समझाती है, भाई एआई करोगे तो फायदा होगा या नहीं करोगे तो घाटे में जाओगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज हम लोग सैटेलाइट इमेजरी रिलेटेड सॉल्यूशंस दे रहे हैं, एआई जो अल्टीमेटली ड्राइव होती है सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग से, बिकॉज लार्ज स्केल पे डिप्लॉयमेंट की। सो लेटली मैं थोड़ी एनालॉजी सेट उस हिसाब से कर रही हूँ, प्रिसीशन पॉइंट एक्यूरेट के एग्जांपल्स ऑलरेडी डिफेंस से लेकर और बाकी मैन्युफैक्चरिंग तक 99% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, तो आप एक बार अडॉप्ट करिए। और नई जनरेशन का बहुत कीन इंटरेस्ट है। कल जब मैंने डेमोन्स्ट्रेट करी है केस स्टडी कुलदीप जी के यहाँ पे, इनका बेटा था, इनका भतीजा था, सो उनके जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी कीन कि मैडम आप एक बार डैशबोर्ड आप रिलीज करिए, और कांस्टेंट फीडबैक। जो नई जनरेशन इंटरेस्ट खेती में तब तक नहीं दिखाएगी जब तक उसको हम एक टेक्नोलॉजी इंटरफेस नई जनरेशन के हिसाब से नहीं देंगे। बिकॉज 5 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ की ज़मीन में कोई भी आई वुड से जनरेशन अपना कंप्लीट डेडिकेशन मैनुअल लेबर में नहीं डालेगी। तो उसको ये चाहिए कि टेक्नोलॉजी डिजिटाइज हो जाए उसका खेत, जहाँ पे वो सब कुछ ओवर द फोन या ऑन द फोन मैनेज कर ले। तो उस एक्सटेंट तक ले जाने के लिए जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है पार्शली और नई जनरेशन का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो उसको द मोमेंट दे हियर कि हाँ कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो उसको ऐसा कोई डर इन्वोक करने की ज़रूरत नहीं है उसमें हमें, या कोई भी ऐसी कोई स्टोरी सेल करने। वो बहुत रियलिस्टिक है। उसके सवाल कल बहुत रियलिस्टिक थे कि अच्छा मेरी फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी एस्टिमेशन हो जाएगा, तो मेरे को अपनी सॉइल का सैंपल लैब तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बिकॉज अल्टीमेटली ये वो इनकन्वीनियंस है जो वो फेस कर रहा है, ये वो रिप्लेसमेंट है जो वो चाह रहा है। इरिगेशन की उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वो हरियाणा में बैठा हुआ है। बीकानेर में बैठा हुआ किसान, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैडम क्या आप मेरे को इरिगेशन टाइम पे बता पाओगी जिससे कि मैं वो रेडीनेस अपनी ले लूं, वेदर कंडीशंस आप मेरे को बता पाओगी, क्रॉप कब हार्वेस्ट रेडी है वो आप बता पाओगी, बिकॉज हमने ये देखा। अच्छा, तो देश के कौन से हिस्से में ज्यादा तकलीफ आएगी
सारी चीजें डायग्नोस करने में आपको? सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन एक ट्रिकी ज्योग्राफी है, हिली टेरेन्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्लेन्स में क्या होता है सैटेलाइट इमेजरी बहुत सेट आ गई, हिली टेरेन्स में यू नो एंड मोर ओवर वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर करके एग्रीकल्चर फार्मिंग की प्रैक्टिसेस बिल्कुल डिफरेंट है। सो हिली टेरेन्स में यूजुअली थोड़ा चैलेंज आता है, वहाँ पे आप या तो ये कह ले कि सैटेलाइट का इतना रेजोल्यूशन या सैटेलाइट में ये क्लाउड कवर का बहुत चैलेंज है। अभी यू नो लास्ट पैनल में हमने बात करी है निसार की, तो वो चैलेंजेस भी एड्रेस हो रहे हैं। प्लस यू नो जोग्राफिक आई वुड से टोपोलॉजी या टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कोई भी टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट को। ठीक है। तो कुलदीप जी, जितनी बातें प्रीति जी ने समझाई आपके एरिया में आके, उसमें से कितनी बातें समझ में आई? ईमानदारी से बताना, प्रीति सामने खड़ी है तो इसमें झूठ बोलना है, सच बोलना है। कितनी बातें समझ में आई थी? नहीं, बिल्कुल सच के साथ है। बिल्कुल समझ में आया। कितना जैसे 100 बातें प्रीति ने समझाई आपको, वो सारी बातें बिल्कुल ठीक समझ में आई। हमारे क्षेत्र का कंझावला जो ब्लॉक है उसमें 15 गांव हमारे उसमें आते हैं। 15 गांव का मॉडल जो उस प्रकार से जमीन उसमें हमने देखी और वो पूरा सेटअप उन्होंने दिखाया, तो वो बिल्कुल रियल दिखाई दे रहा था। तो आप तैयार हैं इनसे अपनाने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं हम। टेक्नोलॉजी जो है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मैंने पहले भी बताया, तब हम विश्वास तभी करते हैं कि जाकर के जब खेत में साथ हम अपना भी साथ में अनुभव रखेंगे, साथ में टेक्नोलॉजी का भी रखेंगे। अच्छा, ये कैसी बातें समझ में आई जो अभी भी कह रहे हैं विश्वास हम तब नहीं करेंगे? विश्वास तो जो है उसमें साथ, खाली हम उस पर नहीं हो, लेकिन एक बार हमने तो उसको फसल को देख लिया और हमने टेक्नोलॉजी ठीक अपना, और व्यक्ति को करना भी यही चाहिए, हर व्यक्ति को करना भी यही चाहिए कि हमने मान लो चाय पी ली, चाय से तो मुंह जल गया, हम बाद में सोचें कि हम छाछ पिए तो उससे भी हम मुंह जल जाएगा। तो ऐसा हमें डर रहता है किसान को, हर किसान को डर रहता है कि वो उसको कमजोरी देखी हुई होते है, उसने नुकसान देखे हुए होते हैं। ठीक है, तो एक अंगूठा कल लगवा लेना था प्रीति से वहीं पे गारंटी के साथ, तो अब काम बन जाता। ठीक है देवेंद्र जी, अगले 5 साल इस एआई के स्वरूप को हम कैसे देख रहे हैं? बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कितना स्कोप है? सर 30 ही सेकंड है, प्लीज फाइंड अप करिएगा। नहीं देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में एआई का जो भविष्य है खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत ही शानदार इसलिए होने जा रहा है क्योंकि पहली चीज़ तो हमारे पास बहुत बड़ी कंज्यूमर पॉपुलेशन है जिसके पास एग्री प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। दूसरा है कि हम हमेशा से बहुत लंबे समय से ये कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अभी भी लेवलिंग वो लगी है कि हम डेवलपिंग नेशन है। तीसरा है कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, खासकर जो एआई में कंप्यूटर बेस्ड या सैटेलाइट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी का उपयोग होना है, तो ये तीनों ही चीजें हमारे पास है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले 5 सालों में जो एआई का भविष्य है वो भारत में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिमार्केबल होने जा रहा है। ठीक है। और ये एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत शानदार होगा। ठीक है, तो अगले 5 साल में एआई वाला घनश्याम होगा, एआई वाली प्रीति, देवेंद्र जी सब एआई वाले यहाँ बैठेंगे और फिर अपनी बात करेंगे, फिर देखेंगे हम सैटेलाइट से कौन सी तस्वीर आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर इस एआई के इस कॉन्सेप्ट को आज हमने नजदीक से समझने की कोशिश करी और हमारी लगातार कंसर्न शो को लेकर यही है कि आपके मन के सवालों को पूछे। कई सवालों के जवाब हमें पता होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा के लिए उन सवालों के जवाब को जानना बहुत जरूरी है। और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आज का इस शो आपको कैसे लगा। थोड़ी देर में YouTube पे इस पूरे प्रोग्राम का लिंक आपके पास होगा। टीवी के अलावा आप जानते हैं YouTube पे इस प्रोग्राम को आप कभी भी देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हाँ बताना है कि हम और क्या कर सकते हैं, किस विषय पे और ज्यादा जुड़ सकते हैं। आपके रिएक्शंस का मुझको हमेशा से इंतजार होता है। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।